मार्का हक की शानदार एक साला तकरीबात पाकिस्तान में मनाई जा गई हैं। इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है? कि मेरे ख्याल से पॉलिटिकल इम्पैक्ट इस वक्त ज्यादा नहीं देख रही हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट। और वो इसका इम्पैक्ट ज्यादा देख रहे हैं। एक तो वो दुनिया को भी मैसेजिंग दे रहे हैं, भारत को एक मैसेजिंग दे रहे हैं। कल देखें पीटीआई के सब रहनुमाओं ने एक ऊपर से लेके नीचे तक 9 मई को यौम स्याह के तौर पे पेश करने की ट्विटर पे कोशिश की। आपको ये पता है कि इट्स अ ब्लैक डे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था। देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ी एज रिगार्ड्स पाकिस्तान की जो जंग हुई हिंदुस्तान के साथ, उसमें जो माकूल लोग हैं पीटीआई में, उन्होंने तो पिछले साल भी मुजम्मिल साहब बड़ा अच्छा इसके ऊपर एक व्यू लिया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तो इस एक साल में टॉलेस्ट शख्सियत बनकर निकले हैं इंटरनेशनली और नेशनली। मोदी ने पहले जो अपनी बेवकूफी करके एक जिसे कहते हैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि जनरल आसिम मुनीर की जो रिस्पॉन्स था एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, वो सामने आया। ईरान अमेरिका पे जरा आ जाए, क्या जी, देख रहे हैं आप? देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि डेस्परेशन है दोनों तरफ, दोनों साइड्स चाहती हैं ये मामला सेट हो, खत्म हो। ट्रम्प तो यकीनन चाहता है और वो वेट कर रहे हैं अमरीकी नए जो मुतालबात के ऊपर अमरीका ने जो जवाब दिया है ईरान का, वो वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे मेहमान, मेरे उस्ताद रजा रूमी साहब। अस्सलाम वालेकुम रूमी साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया। बस आपने उस्ताद बना के छोड़ छोड़ दिया है। अब नीचे कमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, ट्विटर पे ट्वीटें आ जाएंगी, है कौन नहीं कितना उस्ताद है। ये नहीं, वक्त ही आप दसेगा। रूमी साहब, ये जिस तरह मार्का हक की शानदार एक साला तकरीबात पाकिस्तान में मनाई जा गई हैं, जीएचक्यू में तकरीब, प्राइम मिनिस्टर की तकरीब, गली मोहल्ले को सजाया गया है, चरागां किया गया है, कॉन्सर्ट्स किए गए हैं, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है? देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। मेरे ख्याल से पॉलिटिकल इम्पैक्ट इस वक्त ज्यादा नहीं देख रही हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट। और वो इसका इम्पैक्ट ज्यादा देख रहे हैं। एक तो वो दुनिया को भी मैसेजिंग दे रहे हैं, भारत को एक मैसेजिंग दे रहे हैं। और एक पाकिस्तान की जो एक साल में सफारती और आलमी सतह के ऊपर कामयाबियों पे कामयाबियां जारी है, और वो सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ। मेरे ख्याल से उसकी एक सेलिब्रेशन भी है। क्योंकि आपको पता है कि ये इस सारे मामले से पहले मुल्क में एक बड़ी मायूसी और कनूतियत का आलम भी आ चुका था। आपको पता है, बड़े सारे हमारे तो दोस्त भी जो हैं, कॉलम निगार और लिखने वाले, वो बड़ी मायूसी की बातें करते थे जी, पाकिस्तान दादा कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान की तो मैशत तबाह हो गई है, पाकिस्तान की सियासत तबाह हो गई है, पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन साल बाद इस शदीद से शदीद नाकिद भी जो है हुकूमत का या एस्टेब्लिशमेंट का, वो भी ये एतराफ करने पे मजबूर हो गया है कि पाकिस्तान की हिकमत अमली कामयाब रही है, जंगी महाज के बाद और फिर सफारती महाज के बाद। और अब एक आलमी लेवल के ऊपर आपकी एक्नॉलेजमेंट होना, ये कोई मामूली बात नहीं है मुजम्मिल साहब। बहुत सारे और मुल्क हैं, बड़े ममालिक भी हैं जिनकी आबादियां बड़ी हैं, मईशतें भी स्ट्रांग हैं। इंडिया को देख लीजिए, वो भी वहां पे यही तो रोना पिटना लगा हुआ है कि जी, हमें क्यों नहीं डोनाल्ड ट्रंप पूछ रहा, हमारी क्यों नहीं तारीफ कर रहा, हम क्यों नहीं मीडिएशन करा रहे। तो ये एक मैसेजिंग है। रही बात इसकी सियासी जो इम्पैक्ट है, देखिए सियासी इम्पैक्ट फिर आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इस तमाम तर जो है जश्न के में एक और लीडर और उसकी पार्टी जो कि 2024 के इलेक्शन में उभर कर सामने आए और उसके बाद से एक पूरा नैरेटिव बनता गया। आपने देखा मुजम्मिल साहब कि वो बिल्कुल अभी बैकग्राउंड में चले गए हुए हैं। और गालिबन यही हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की यही हिकमत अमली थी। और उनको ऊपर से ये मार्का हक और ये जो सारी महाज के ऊपर कामयाबियां हुई हैं, उनको एक मौका भी मिल गया है और अब वो यकीनन उसकी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जो है कामयाबियां ही है ना जी। एक तरफ आपका सियासी हरीफ जो कि बड़ा तगड़ा हो, वो बैकग्राउंड में चला जाए, और ऊपर से आपको दुनिया आपकी वाह वाह करे, तो फिर बात तो बनती है, सेलिब्रेशन तो बनती है। जी। नहीं, कल देखें पीटीआई के सब रहनुमाओं ने एक ऊपर से लेके नीचे तक 9 मई को यौम स्याह के तौर पे
पेश करने की ट्विटर पे कोशिश की, आपको ये पता है कि इट्स अ ब्लैक डे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था। दूसरी तरफ जी। जश्न था, तकरीबात थी, को कराची में कॉन्सर्ट हो रहा था, लिबर्टी में कॉन्सर्ट हो रहा था, बहावलपुर सजाया गया था, गुजरांवाला में नाश्ते चल रहे थे, लाहौर सजा हुआ था, जगह जगह सड़कें सड़कें, इधर परेडें हो रही थी, उधर फौज के आसिम मुनीर के पोस्टर्स लगे हुए थे, उधर वो टीवी पे इश्तिहारों की भरमार थी। तो मतलब एक अजीब सा कंट्रास्ट मुझे नजर आया। मुझे लगा कहीं तहरीक इंसाफ को भी बिनान मरसूस की कामयाबी मना लेनी चाहिए थी, उन्हें क्या प्रॉब्लम थी मनाने में? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ी एज रिगार्ड्स पाकिस्तान की जो जंग हुई हिंदुस्तान के साथ, उसमें जो माकूल लोग हैं पीटीआई में, उन्होंने तो पिछले साल भी मुजम्मिल साहब बड़ा अच्छा इसके ऊपर एक व्यू लिया था। बैरिस्टर गौहर हो या किसी हद तक सलमान राजा भी हो, या दीगर जो जो पार्टी को में है या नहीं है, फवाद चौधरी, और ये सारों ने बड़े अच्छे स्टैंड लिया था। प्रॉब्लम आती है हार्ड लाइन जो ग्रुप है, इमरान खान, उनकी हमशीरा जो है अलीमा बीबी, और उनके जो हवारी हैं खसूसन मुल्क से बाहर, जो उनके सारे बैठे हुए हैं साथी और बयानियां बनाने वाले लोग। तो उनका प्रॉब्लम था कि वो पूरी तरह से इसको ना तो पाकिस्तान की तारीफ कर सके, और ना, और उनके जो अंदाजे और कयाफे थे, आपको याद होगा, वो भी गलत साबित हुए। उनका ख्याल था कि कोई जंग नहीं हो रही और पाकिस्तान तो लड़ ही नहीं सकता। पाकिस्तान तो ये तो वीगो डाला जो है, आपको याद है जो जो अल्फाज इस्तेमाल होते थे, वीगो डाला जो है वो तो हमारे लिए रखा हुआ है, लड़के दिखाएं, लड़के दिखाएं तो मानेंगे। फिर कहा कि मुक मुका हो गया है, ये तो कोई जंग ही नहीं है। और फिर जब जीत भी गए, उन्होंने कहा जी ये तो ऐसी फेक न्यूज फैलाई है, मतलब तरह तरह की बातें जो उन्होंने की। तो अब यूं लग रहा है कि वो, अब उनको समझ भी नहीं आती कि वो कैसे इस चीज का मतावा भी करें। तो हार्ड लाइन वही की वही है, हार्ड लाइन के मसाइल और रोना पिटना वो बरकरार है। लेकिन आपने बिल्कुल मैं समझता हूँ हार्ड लाइन को छोड़ते खुद खान साहब को ये उनके पास एक मौका था। मैं समझता हूँ उन्होंने इस मौके को जाया किया। पिछले साल भी हम्म। मैंने ये बात कही थी कि ये जब जंग खत्म हुई और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी उसको दुनिया ने तस्लीम किया, एक्नॉलेज किया, और मुल्क में तो बिल्कुल एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, सुख का सांस लिया कि भाई हमारे दिफा मजबूत है। उसमें खान साहब बढ़ के एक ट्वीट ही जिसका वो करते हैं तो वो कर देते। हम्म। बाकी उनकी इख्तलाफात रहते, डोमेस्टिक सियासत पे, इलेक्शन की धांधली, जो भी उनके मसले हैं वो बिल्कुल उनके ऊपर रहे। लेकिन जहां पे मुल्क की डिफेंस की बात आती है, रियासत की बात आती है, मुमलिकत की बात आती है, तो उस वक्त उनको एक जीरक और मंझे हुए सियासतदान की तरह वो उनके पास एक मौका था, उन्होंने उस मौके को जाया कर दिया। और यही वजह है कि उनके मामलात जो है वो मजीद बिगड़ भी गए इसके बाद। और जिस तरह से इस मौजूदा हाइब्रिड निजाम को एक इंटरनेशनल रिकग्निशन और बैकिंग मिल गई। देखिए पाकिस्तान में बड़ी मुख्तलिफ आरा है, मुल्क तकसीम है कि हाइब्रिड निजाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कल के जो हाइब्रिड वाले थे वो आज के हाइब्रिड वाले निजाम को अच्छा नहीं समझते, जो आज के हाइब्रिड वाले हैं वो उसको सबसे अच्छा मानते हैं, वो कहते हैं इससे बेहतर कोई चीज ही नहीं हो सकती। लेकिन पाकिस्तानी की राय छोड़ दीजिए, दुनिया में क्या इस वक्त राय है? अमेरिका जो सबसे बड़ा मगरबी मगरबी मुल्क है, सबसे ताकतवर सुपर पावर है, बरतानिया, यूरोप, वो सारे अमलन इस हाइब्रिड सिस्टम को एक्नॉलेज भी करते हैं, तस्लीम कर चुके हैं, इससे बातचीत भी करते हैं, इसकी तारीफ भी करते हैं जब मौका मिलता है। गल्फ की रियासतें तो है सो है, चाइना तो वैसे ही जमहूरियत में उसका कोई, वो बिल्कुल वो समझता है कि एक मजबूत और स्ट्रांग गवर्नमेंट होनी चाहिए। और वो चाइना ने, आप देखें कि अब इस वक्त जो ये हाइब्रिड निजाम है इसको मुकम्मल इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिली है, जो कि पहले पीटीआई की हिकमत अमली थी। आपको याद है कि उनका यही था कि जी ट्रंप आएगा तो वो इमरान को बाहर निकाल देगा, यूएस की कांग्रेस जो है वो सैंक्शन लगा देंगी जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सीनियर जनरल्स के ऊपर। अभी वो उल्टा हुआ कि कल परसों मैंने देखा कोई वो एल ग्रीन एक कांग्रेस मैन है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पाकिस्तान की तारीफ की पेश की है
अमेरिकी कांग्रेस में कि जो ईरान के साथ अच्छा रोल अदा कर रहा है पाकिस्तान, तो उल्टा लेने के देने पड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये खान साहब को ये समझ नहीं आई बात। पहले तो 9 मई वाला जो मामला था वो भी कोता अंदेशी थी, चाहे जज्बातियत में या गुस्से में या एक जोम में आपने सोचा कि आप जाके तो मुल्क की रियासत को से टक्कर ले लेंगे या फौज के साथ टक्कर ले लेंगे, डायरेक्टली बात करनी चाहिए, वो नाकाम हुआ। उसके बाद आपको रीअसेस करनी चाहिए थी, अपनी स्ट्रेटजी नहीं की, बल्कि उल्टा उसको मजीद खराब से खराब करते गए। और आज यही वजह है कि बिल्कुल साइडलाइन हुए हुए हैं। यानी आपकी पार्लियामेंट में इतनी सीटें मौजूद हों, सूबाई असम्बलियों में आपकी सीट्स हों, सबसे ज्यादा वोट आपको मिले हों, और आपका ये आदम है कि आपका लीडर, आपके सीनियर लीडर्स, आपके वर्कर्स अभी तक जेलों में, आप उसको कैपिटलाइज ही नहीं कर सके। और ये कि आप की इस वक्त जिसे कहते हैं सिस्टम में होते हुए भी कोई जगह ना हो, तो ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ने भी बड़ी डंडा चलाया है, हुकूमत ने भी बड़ा डंडा चलाया है, लेकिन सिर्फ ये एक रीजन तो नहीं है मुजम्मिल साहब। इसमें कोता अंदेशी, कोता बीनी इनकी पीटीआई वालों की भी है, दोनों तरफ से मसला है। अब देखें ना, ये देखिए। जी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तो इस एक साल में एक टॉलेस्ट शख्सियत बनकर निकले हैं, इंटरनेशनली और नेशनली भी। पाकिस्तान में भी वो इस वक्त तमाम पॉलिटिशियन से ऊपर ब्रांड है, एक सुपर ब्रांड है, इंटरनेशनली भी एक सुपर ब्रांड है। तो ये जो इतना बड़ा टावरिंग ब्रांड बन गया है एक साल में, ये आगे क्या करेगा? लोग सोच रहे हैं कि इसके अगले डिजाइन क्या है। देखिए, बात यह कि वो टावरिंग ब्रांड भी जो हो, आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, देखिए ये सारी, मैं तो समझता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर के केस में तो वाकई जिसे कहते हैं ना, एक किस्मत जिसे कहा जाता है, डेस्टिनी, वो बड़ी जो है अमल पजीर है इस पूरे मार्के में या इस पूरे मामले में। क्योंकि देखिए, ये मई 2025 से पहले हालात बड़े कोई अच्छे नहीं थे। मतलब जो हाइब्रिड निजाम वाले हैं वो खुद परेशान थे कि आगे हम कैसे चलाएंगे मामला। ये तो हमारा मसला बना हुआ है, क्योंकि मुल्क में इतनी ज्यादा पोलराइजेशन थी, और इंटरनेशनली पीटीआई की लॉबिंग की एफर्ट्स बड़ी कामयाब थी, यूके में, यूएसए में। हम्म। हर रोज बयान, और कांग्रेस में रेजोल्यूशन, और फॉरेन मीडिया, और ये और वो और वगैरह वगैरह, और मुल्क के अंदर भी बड़ी हलचल थी। मगर वो मोदी ने पहले जो अपनी बेवकूफी करके एक जिसे कहते हैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि जनरल आसिम मुनीर की जो रिस्पॉन्स था एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, वो सामने आया। फिर उसके बाद आप देखिए नेतन्याहू जो है, उसकी जो एक इंतहाई भोंडी गलती जो उसने ट्रंप को आगे लगाकर ईरान पे हमला करवा कर, और उसमें से हुआ क्या, नतीजा क्या निकला कि पाकिस्तान जो है वो आगे सामने आ गया। अब ट्रंप निकलना चाहता है उस जंग में, और फील्ड मार्शल लोग कह रहे हैं जी मेरा कोई काम कराओ, है। मैंने उस मसले तो काट दो। तो हम्म। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट हुई है, और इन दोनों बातों की वजह से फील्ड मार्शल की सपोर्ट जो है पाकिस्तान के अंदर बड़ी है। मैंने देखा उनके नाकिदीन भी जो है, ये इधर ओवरसीज में, चूंकि मुल्क से बाहर हूं आपको पता है आजकल, तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो बड़े खिलाफ भी थे पहले, वो भी कम से कम इस लेवल तक ये भारत के साथ जो हुई जंग और ईरान की मीडिएशन की वजह से वो भी एक्नॉलेज करते हैं। बल्कि मैं एक, मुझे प्रोफेसर हैं यहाँ पर, मैं नाम नहीं उनका लूंगा, उन्होंने मुझसे कॉल किया, वो भी काफी जेर असर थी पीटीआई के, और वो कह रहे कि हाँ मुल्क में तो बड़ी आजादी नहीं है, पाबंदी है, लेकिन ये इतना अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट कैसे साबित हुआ है? ये तो बड़ी कमाल की इससे स्ट्रेटेजी की है, बड़ी कमाल की स्ट्रेटेजिस्ट है। मैंने कहा ये आप कह रही हैं? आपने तो मुझे कोई साल 2 साल पहले जो है, तो कई सालों से आप मुझे कह रही हैं कि पाकिस्तान में से बदतरीन दौर नहीं आया, और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे हालात ने कैसे पलटा खाया है। और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा जो मामला है वो तकदीर का भी और डेस्टिनी का भी है मेरे ख्याल से। तो उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए, नहीं नहीं, इसलिए। आप देखें, एक साल पहले तो पीटीआई ये कह रही थी कि हमुदुर रहमान कमीशन निसाब में पढ़ाया जाए, सानिया जी बिल्कुल। मशरकी पाकिस्तान निसाब निसाब में पढ़ाया जाए। और वो ये कह रहे थे कि जो आसिम मुनीर है ये या है। ठीक है ना, जी एक जी साल बिल्कुल पहले बिल्कुल। तो 10 मई से पहले ट्वीट है तो इमरान खान की, या सबूत है है। जी। अच्छा, हाँ। अब साल बाद ये है कि वो ये कह रही हैं कि निसाब में बनियानुल मरसूस पढ़ाया जाए।
और फातह दासम मुनीर है। तो यह तो नहीं है। एक साल में क्या मंजरनामा बदल गया। तो देखिए ना, एक तो फौजी परफॉर्मेंस तो थी ना। वो हम्म। फिर चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज बन गए, फील्ड मार्शल बन गए। यानी हम्म। वो शख्स जिसको कि पीटीआई मिन हैसुल जमात गालियां निकालती रही हम्म। और कहती रही कि जी ये बचेगा नहीं, ये चला जाएगा। देखिए, मैं इस तरह की बात आपके शो पे खुल के कर रहा हूँ, टीवी के ऊपर तो मैं इस तरह की बात कर भी नहीं सकता। वो पी 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 आवाज आ जाती है कि ये नहीं करनी, रिकॉर्डेड होता है आजकल तो हर शो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अच्छे खासे लोग पाकिस्तान के भी बड़े बड़े मंझे हुए नाम, ऐसे कॉलम निगार, जुगादरी किस्म के टीवी के तबसरा निगार एंकर कहते हैं बचेगा नहीं है। 2 साल पहले की बात है। ये इसके हालात बड़े, ये तो बस नहीं रहेगा। मतलब मैं जब से ये अपॉइंट हुए मैं ये बात सुन रहा था। अब फील्ड मार्शल भी बन गए। मैं अब उनसे पूछता हूँ, मैं कहता हूँ यार वो बन गए, आप लोगों के तो सारे तबसरे और कयाफे और अंदाजे गलत साबित हुआ। आप कितने, आपकी आंखों पे क्या पर्दा पड़ गया हुआ था पाकिस्तान की रियासत की और इस्टेब्लिशमेंट की जो ताकत है, वो आप लोग बिल्कुल उसको फरामोश कर चुके हैं। कि मतलब ठीक है, अगर कोई कुछ लाख लोग मिलके ट्विटर के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर गालियों का मीना बाजार लगा दे, तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि फौज की ताकत है वो मुल्क में खत्म हो गई है। मतलब आप लोग किस दुनिया के वासी हैं। देखिए बहरहाल, और उसको अगर आपने काउंटर भी करना, सिविलियन अथॉरिटी की बात करनी है, तो उसका तरीकाकार ये नहीं है कि वहां पे आगे लगा दो, चिल्ला दो और मुजस्मे गिरा दो और कोर कमांडर के घर में घुस जाओ। उसका तरीका सियासी होता है। सियासत से ही तब्दीली आई है, इनकलाब से तो कभी भी जो आपकी वो मंशा होती है वो पूरी नहीं होती मुजम्मिल साहब। इनकलाब तो अपना देखिए ना, ईरान का जो इनकलाब था, वो वहां की बाएं बाजू की जमातें जो थी वो आगे आगे थी। खुमैनी साहब तो बाद में आए, लेकिन मजा किसने उठाया? खुमैनी साहब और उनकी जो हमनवा लोग थे। ये दुनिया के कई इनकलाबात में, फ्रांस का जो इनकलाब जो कि मॉडर्न इनकलाब है, जमहूरियत का और इंसानी हकूक का एक मिशले राह, एक एग्जाम्पल है। उधर जो जो इनकलाबी जो इनकलाब लेके आए थे वो मंजर से हट गए और एक्सट्रीम फैक्शन ऊपर आ गया। और फिर नेपोलियन साहब ने आके अपनी डिक्टेटरशिप और बादशाह काम कर दी। यानी कि 1789 में इनकलाब आया और 1799, 10 साल के अंदर अंदर तबाही फिर के नेपोलियन साहब ने क्या कि माशाल्लाह ला के उन्होंने कहा जी मैं ताहयात आपका वो हूँ एम्परर। एम्परर बन गया था नेपोलियन, ताजपोशी कराई थी उसने। तो कहाँ गई जमहूरियत और क्या किया? तो कुछ सबक भी तारीख से सीखने होते हैं। वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पीटीआई और उसके जो साथी हैं जो कि अच्छे वेल मीनिंग लोग भी हैं, उनमें बहुत ज्यादा अच्छे हमारे तो दोस्त भी अब उनमें शामिल हैं। हमारे तो अजीजों अकारिब भी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उसी रेले में शामिल है, या पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर। लेकिन उनकी सियासी सूझबूझ और तारीख की रीडिंग पे मुझे कभी कभी शुबा होता है कि क्या वो देखते नहीं है कि ये दुनिया में जब भी जमहूरियतों के अंदर जो रास्ता निकलता है वो सियासी तरीके से निकलता है, अफाम तफहीम से निकलता है, कोलिशन बिल्डिंग से निकलता है। जैसे 18वीं तरमीम हुई, जैसे मिसाक जमहूरियत हुआ, जैसे एमआरडी की मूवमेंट के बाद, मतलब कई मिसालें मौजूद हैं। मैं तारीख में नहीं जाऊंगा। तो ये साल भर में जो पिछले साल 2 साल का ये किस्सा है, ये उनको समझ नहीं आई। और आज आपने जैसे कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज आसिम मुनीर जो है वो सियासतदानों से भी वो आगे है, दुनिया उसको रिकग्नाइज कर रही है, दुनिया उसके बारे में बात कर रही है। बहरहाल, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ज्यादा तकिया भी नहीं करना चाहिए दुनिया के ऊपर, क्योंकि आज ट्रंप फेवरेबल है, कल को शायद ट्रंप फेवरेबल ना हो, या कल को ट्रंप की जगह कोई और प्रेसिडेंट आ जाए, कोई और एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए, तो शायद ऐसे भी शीरो शक्कर वाले मामलात ना रहे। तो इसलिए इसलिए ज्यादा इसके ऊपर इतराना भी नहीं चाहिए। मैं आपको ये बड़ी अदब से बात कर रहा हूं, क्योंकि इतराना इसलिए नहीं चाहिए कि मुल्क के अंदर जो मामलात हैं उन पर अब तवज्जो तो देनी पड़ेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ को, उनकी पार्टी को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी। ये नहीं हो सकता कि आपका मुल्क लोड शेडिंग में ही डूबा रहे। ये नहीं हो सकता कि आप पेट्रोल के ऊपर 100-200 रुपए की लेवी लगा के लोगों का कचूमर निकाल दें, या महंगाई का तूफान दोबारा स्टार्ट होने वाला है, आप उसमें लोगों को उस भट्टी में झोंक दें, जबकि अशराफिया आईपीपी वाले मजे से पैसे बनाए, जबकि गाड़ियों वाले पैसे बनाए, सीमेंट का माफिया, चीनी का माफिया जिसमें खुद ये सारे सियासतदान शामिल हैं, वो मजे करें, अरबों रुपए खाएं, और बाकी अवाम जो है वो चूल्हे में झोंके। देखे ना, ऐसा तो फिर नहीं मामला चलेगा। नहीं तो पर और यही फिर वजह। ये तो फिर देखे ना जी, जब ये सब मामलात हैं
और फील्ड मार्शल ताकत का मंबा है। तो ये हाँ। मामलात हल करने के लिए भी तो फिर फील्ड मार्शल को ही आगे आना पड़ेगा ना। वो कहेंगे कि अच्छा अब मैं आता हूं, मैं ही हल करूंगा, कोई और किसी और से तो हल हो नहीं पा रहे। देखें ये मसाइल हैं मुल्क नहीं, के, ये अब ऐसी बात नहीं है। लोग उनकी तरफ उम्मीद के इस्तारे के तौर पे देख रहे हैं। ताकत उनके अंदर जमा हो गई है, वो ताकत की अंजुमन है इस वक्त। तो फिर जब आदमी इतनी ताकत की अंजुमन भी हो जाए, उम्मीद भी उससे हो जाए, तो फिर लोग कहते हैं ना आकर के, सर कुछ करो ना सर, ताडे उत्ते कुदरत ने, अल्लाह ने जिम्मेदारी पाई है, तुसी अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। देखिए देखिए, ये आप बड़ी गलत किस्म की जो है ना मशवरे दे रहे हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ना करया करो, पहले ਅਸੀਂ जे भुगत चुके हैं। देखिए देखिए, पाकिस्तान का दिफा करना है, बिल्कुल सौ बिस्मिल्लाह। सीडीएस ने साबित कर दिया, सीडीएफ ने साबित कर दिया है कि वो चीफ है और वो ये काम कर सकते हैं, और इंशाल्लाह वो मुल्क को डिफेंस करेंगे, ये उनका काम है। फॉरेन पॉलिसी में ये जैसे मीडिएशन वाला काम है, बिल्कुल इसमें भी जैसे कि गल्फ की रियासतें हैं, सऊदी अरेबिया वगैरह, वो भी आर्मी से डील करती हैं। चीन भी आर्मी से डील करता है, वेस्ट भी करता है। बिल्कुल सीडीएफ का रोल है, वो करें बिल्कुल। लेकिन वो जो सिविलियन हुकूमत है अंदर इस वक्त, उनके पसंदीदा वजीर आजम भी लगे, उनको एम्पावर करें, उनको बैक करें। कि अगर कोई सियासी सख्त फैसलों से कोई सियासी बैकलैश आएगा, तो उसमें आर्मी जो है वो न्यूट्रल रहेगी, वो आर्मी बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी। जैसे आया है कि अगर आपने ताजिरों पे टैक्स लगाना है, अगर आपने आईपीपी के साथ मामला ठीक करना है, अगर आपने और माफियाज को कंट्रोल करना है, करेंसी, फॉरेन करेंसी माफिया, क्या क्या माफिया पाकिस्तान में पनप रहे हैं, पनप चुके हैं, तो फिर आर्मी जो है वो फुली बैक करेगी सिविलियन गवर्नमेंट को, और उसको वो मौका देगी। और उसके लिए सिविलियन गवर्नमेंट को थोड़ी ऑपोजिशन की भी सपोर्ट चाहिए होगी। ये मामले हल हो सकते हैं। ये नामुमकिनात में शामिल नहीं है पाकिस्तान को ठीक करना। मसला ये कि तवज्जो की कमी है, और एक ग्रुप इंटरेस्ट होता है ना मुजम्मिल साहब, वो भी हावी है हुकूमतों को। ये जो मैंने जिन माफियाज का जिक्र किया, ये हुकूमतों के अंदर शामिल होते हैं। आईपीपीज के मालिकान देख लीजिए कौन है, चीनी की मिलों के, शुगर मिल के मालिकान कौन है, और दीगर बिजनेस इंटरेस्ट किन किन लोगों के हैं, या वो कौन से बड़े बिजनेसमैन हैं, वो किन किन सियासतदान और किन किन इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के करीब है, ये सारा सबके सामने है। जो मराद मिलती है अशराफिया को, जो टैक्स चोरी होती है, और वो मिडिल क्लास और गरीब लोग उसका जो है उनका कीमा बनता है, ये सब बातें पता है। मैं भी अपने आप को एक पिटे हुए रिकॉर्ड की तरह दोहरा रहा हूँ बात। ये सबको पता है, और इनका दावा करना जिम्मेदारी बन चुकी है, क्योंकि आप इसकी पाकिस्तान को इसकी जिम्मेदारी आसिम मुनीर की ये जिम्मेदारी बन गई है ना। नहीं, ये हाइब्रिड निजाम है ना, तो दोनों की जिम्मेदारी है, वजीर आजम की भी और जनरल आसिम मुनीर की भी बनती है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्डर है, उनका भी चल रहा है, उनकी उनकी अच्छा, अब पॉलिसी। दुनिया में एक अजीब बात है, इट इज मोदी वर्सेस आसिम मुनीर। जी। ठीक है ना जी। हम्म। इट इज मोदी। मोदी भी अपनी तकरीरों में अब आसिम मुनीर का नाम लेता है, इट इज मोदी वर्सेस आसिम मुनीर। आप मोदी वर्सेस आसिम मुनीर क्या देखते देखिए, मोदी वर्सेस आसिफ मुनीर, तो वो तो आपको बताना कि इंडिया में तो पॉलिटिशियंस को और मीडिया को एक फोबिया भी है पाकिस्तान आर्मी का। हैं? एक तो वो 71 में उनका ख्याल था कि उन्होंने पाकिस्तान को 2 लाख करवा दिया, बहुत बड़ी फतह हुई। लेकिन मसला ये कि पाकिस्तान तो जो है वो सफाई हस्ती जो है दुनिया के नक्शे से मिटा नहीं। पाकिस्तान मौजूद रहा, ना सिर्फ मौजूद रहा बल्कि एक न्यूक्लियर पावर बन गई। न्यूक्लियर पावर बन गई, और वो अमेरिका का एलाई भी रहा, जियाउल हक के जमाने में भी रहा, मुशर्रफ के जमाने में भी रहा, मगरिब भी उसके आगे पीछे। पाकिस्तान की लोकेशन ही ऐसी है, पहले अफगानिस्तान का था, अब ईरान का देख लीजिए। तो इंडिया की जो एफर्ट होती थी कि इसको वीकन करो, तोड़ो, और डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दो, इसको बिल्कुल स्ट्रेंगुलेट कर दो इकोनॉमिकली, वो नहीं हो सका। और ये हालिया मोदी जी की भी पॉलिसी 10 साल से ये थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। ये खुद वो फरमा चुके हैं कई बार, उनके जो अमित शाह और वो जो नेशनल सिक्योरिटी के अजीत डोवल है, वो उनका डोवल डॉक्ट्रिन भी मौजूद है कि एक तो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में गड़बड़ दंगा कराओ, और हायर लेवल के ऊपर सिफारती तन्हाई क्रिएट करो, ताकि सारे ममालिक जो है वो पाकिस्तान के कोई साथ ना हो। ये सब कुछ फेल हो गया।
मतलब देखिए ना, ये मई 2025 में ये भी हुआ कि ये सिर्फ जहाजों का और जंगी बैटल, एयरफोर्स का बैटल नहीं था। ये एक डिप्लोमेटिक बैटल भी था कि जहां पर दुनिया की जो बड़ी पावर्स हैं, मसलन चीन देख लीजिए, सऊदी अरेबिया देख लीजिए, तुर्किया देख लीजिए, वो पाकिस्तान के पीछे खुलकर सपोर्ट किया। मलेशिया देख लीजिए, इवन दीगर कुछ गल्फ की रियासतें। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की खुल के सपोर्ट सिर्फ एक मुल्क ने की, और वो था इसराइल। और उसके अलावा किसी मुल्क ने खुलकर उसका सपोर्ट नहीं की। और बाद में अमेरिका ने फिर सीज फायर करवाया और उनको कहा कि पीछे हट जाओ। पाकिस्तान को भी कहा और इंडिया को भी कहा। पाकिस्तान तो मान लिया, पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा कर दिया। मोदी जी ने कहा कि ओहो, ये करूंगा तो मेरी पब्लिक क्या कहेगी कि मैं तो मोदी के सामने इतना बड़ा मैं विश्व गुरु हूँ, और मैं इतना अजीम रहनुमा हूँ, और इतने बड़े, सबसे बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूँ, और मैं ट्रम्प के आगे लेट गया हूँ। अच्छा, तो अभी एक तक वो नहीं मानते। एक एक आपने अभी बलूचिस्तान का जिक्र किया। देखिए, अगर मैं एक साल पहले की बात करूं तो महारंग बलोच को नोबेल पीस प्राइज मिलने की बात हो रही थी। बीवाईसी का एक झंडा चल रहा था, यूएन से खिताब था महारंग बलोच का। बलोच बलोच बीएलए, ऐसे लेजिटिमेसी ऑफ द बीएलए हमें नजर आती थी। आज हम देखें तो बीएलए को ऑस्ट्रेलिया ने दहशतगर्द करार दे दिया है। आज हम देखें तो अमेरिका ने बीएलए के कुछ लोगों को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दे दिया है। इस एक साल में आपको लगता नहीं कि इंडिया बीएलए वाले फ्रंट पे भी इंटरनेशनली पाकिस्तान को सक्सेस मिली है, और जो उनका पॉलिटिकल फेस भी था और जो मिलिट्री फेस था, दोनों इस एक साल में डाइल्यूट हुए हैं डिप्लोमेटिकली? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ ये बीएलए और टीटीपी दोनों के बारे में जो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पोजीशन ली है टीटीपी के बारे में, बड़ी क्लियर और वाज़ेह, और पाकिस्तान के जो हक में जाती है बात, वो उन्होंने की है। और बीएलए को भी अमेरिका ने दहशतगर्द तंजीम पहले करार दिया, फिर अभी आपने ऑस्ट्रेलिया का जिक्र कर दिया। आप देखें कि कुछ इंटेंसिटी जो है हमलों की, वो भी कमी हुई। टीटीपी के हमले जो थे, जब से पाकिस्तान ने वहां पे कार्रवाई स्टार्ट की है, वहां भी कुछ कमी आई है। ये सब कुछ हुआ है। लेकिन मुजम्मिल साहब, मैं मारंग बलोच और दीगर लोगों का, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर मेरा व्यू फर्क है। देखिए, मारंग बलोच को डायरेक्टली बीएलए की सपोर्टर नहीं है, मतलब वो बीएलए की कहते हैं वो उनका कारकुन नहीं है। पॉलिटिकल फेस है। वो उनका वो, देखिए, वो पॉलिटिकल फेस है। पॉलिटिकली, हाँ वो जी, पॉलिटिकली वो अलाइंड है। पॉलिटिकल फेस है पॉलिटिकली, उनका। नहीं देखिए, पॉलिटिकली अलाइंड है, क्योंकि वो एक पूरी, जिसे कहना चाहिए, एक वो बड़ी चीज है। लेकिन रियासत को जो पॉलिटिकल फेसेस होते हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए। हम्म। आईआरए, आयरलैंड का मसला भी ऐसे ही हल हुआ। ठीक है ना? अगर हम तालिबान से बात कर सकते हैं, अफगान तालिबान से, पहले टीटीपी से कितनी बार मुज़ाकरात किए हैं, तो हम क्यों नहीं बारंग बलोच से भी बात कर सकते हैं, अली वजीर से बात क्यों नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। ये लंबी, किसी और दिन ये बात करेंगे। तो ये भी एक इंटरनल, एक तो मईशत का मैंने जिक्र कर दिया, दूसरी ये फॉल्ट लाइन है पाकिस्तान की। बलूचिस्तान का मसला हो, खैबर पख्तूनख्वा का के अंदर इंसर्जेंसी हो टीटीपी की, ये भी ठीक करने की जरूरत है। और इसका तरीका सिर्फ, ये मारधाड़ इंडिया के साथ तो चलती है अच्छी, लेकिन अपने मुल्क के अंदर ये मसला बन जाता है। ये एक लेवल तक की जाती है लेकिन रियासत को। लेकिन लेकिन आप ये देखें, ये मारधाड़ हमने चलो इंडिया के साथ तो की, लेकिन इस एक साल में हमने अफगानिस्तान के साथ भी बहुत मारधाड़ की। नई जी जी। डॉक्ट्रिन जो जो आसिम मुनीर की नई डॉक्ट्रिन टुवर्ड्स अफगानिस्तान है, वो तो बिल्कुल नई है। कभी हमने सोचा था कि हम अफगानिस्तान पर बमबारी करेंगे, हम उनकी चेक पोस्टें उड़ा देंगे, हम उनकी ट्रेड बंद कर देंगे, हम बॉर्डर बंद कर देंगे अफगानिस्तान का, हम मक्खी नहीं गुजरने देंगे अफगानिस्तान के बॉर्डर में से? आप मेरी बात सुने, ये भी तो इस एक साल में, ये तो 1000 साल में ऐसा नहीं हुआ जैसा आसिम मुनीर ने इसे एक साल में किया है अफगान नहीं बॉर्डर पे। देखिए, हाँ देखिए, ये खैर 1000 साल वाली बात, अब मैं क्या कहूँ। मतलब ओपन ही मैं बॉर्डर से ना अफगानिस्तान के साथ, मैं हमेशा मैं आपको अफगानिस्तान के कॉन्ट्र साथ, मैं अफगानिस्तान के आपको, साथ ओपन देखिए बॉर्डर। देखिए, आपने मुझे फंसा दिया है। मैं आपको कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा तो क्लिप कट के वो चला जाएगा आपके दोस्तों के पास, होगा कि देखो जी, ये बाहर बैठे हैं, ये भी हिस्सा है एंटी पाकिस्तान होगा ना। नहीं अच्छा, मैं नहीं। आपसे एग्री कर लूं, आपसे एग्री कर लूं तो फिर मेरा जमीर मुतमईन नहीं होगा। तो अब मैं, आपने मुझे फंसा दिया है नहीं इसलिए नहीं, आप सही इसलिए सही बात करें, ऑनेस्ट बात करें।
अच्छा देखिए, और ऑनेस्ट बात ये है कि आसिम मुनीर बिल्कुल डिसाइसिव शख्सियत के मालिक है। जो हम्म। लोग उनको जानते हैं, जो लोग उनको मिले हैं, वो भी यही कहते हैं। वो कहते हैं कि एक तो वो जो है डिसाइसिव बात करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं और एक्शन लेते हैं। वो एक्शन ओरिएंटेड है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक्शन ओरिएंटेड होना काफी नहीं होता, कभी कभी थिंकिंग भी होना पड़ता है, सोचना भी पड़ता है। देखिए, आप कब तक लड़ेंगे अफगानिस्तान के साथ? सभी तो आपने उनको वो कर दिया। अल्टीमेटली आपको उनको बैठकर आपसे उनसे बातचीत करके एक मुज़ाकरात से तरीका ही निकालना है। आप कब तक बलोच अपने ही लोगों से के साथ लड़ेंगे एक जोन में है? जो वायलेंस करते हैं उनसे तो बिल्कुल आप उनको ठीक करें, निपटे, जैसे रियासतें करती हैं। लेकिन जो लोग बाकी हैं उनके साथ तो आपको मामला सेट करना पड़ेगा। तो ये मुज़फ़्फ़र साहब, ये दोनों ट्रैक्स चलने चाहिए। मैं ये कैरेट नहीं एंड कह रहा स्टिक कि है। कैरेट एंड जी स्टिक है। जी, एक तरफ आप मिलिट्री ऑपरेशन, काइनेटिक ऑपरेशन भी करते हैं, दूसरी तरफ आप डिप्लोमेटिक, सियासी डायलॉग भी लेके जाते हैं। अभी तक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई बलूचिस्तान में इस तरह की डायलॉग वाली बात नहीं हुई। एक मोहसिन नकवी का बयान आ जाता है कि जी एक एसएचओ का मार है बलूचिस्तान। अब बताइए, लेकिन कोई बात है कहने अफगानिस्तान के वाली? साथ तो डायलॉग चल रहा है ना, उरुमची में और भी ये हुआ। और बात यह ये है कि हम अफगानिस्तान के साथ नहीं, डायलॉग भी कर रहे हैं, बमबारी भी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अफगानिस्तान के भी जो मसाइल, जो उनके भी मुतालिबात हैं, उनके ऊपर भी गौर करें। देखिए, बात यह है कि मैं, आपको पता है, मैं एंटी तालिबान हूं अव्वल दिन से। मुझे उनके लिए किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि अब वहां पे जो बेचारे लोग, सिविलियंस जो होते हैं, वो इस बमबारी, ड्रोन्स की और मिसाइल्स की जद में आते हैं। इसलिए हमें वो मिलिट्री ऑप्शन लास्ट रिजॉर्ट होता है। पहले हर ऑप्शन एग्जॉस्ट करना होता तो है। उसके सारे लिए अब एग्जॉस्ट चीन, नहीं हो गए? जितने सुसाइड नहीं नहीं, बम्ब अब हो रहे चीन, थे, जितना कुछ पाकिस्तान में तबाही हो रही थी, सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट करके ही आसिम मुनीर ने फैसला किया मेरे ख्याल नहीं, में। वो फैसला किया, ठीक है, वो मेरे ख्याल से बनता भी था। लेकिन मेरे ख्याल से अब चाइना की वजह से वो हम्म। बीच में आए हैं और वो कुछ ही मामला सेट करवा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी एक रीसेंट डेवलपमेंट भी हुई है कि वहां से अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी के खिलाफ कुछ कार्रवाई भी करने को तैयार हैं, सिग्नल्स दे रहे हैं इस तरह के। ये कल परसों की डेवलपमेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो बिल्कुल वो जरूरी है, लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूं, वो सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं है, वो मुस्तकिल सोल्यूशन नहीं है, वो एक एक वक्ती इंस्ट्रूमेंट है। लॉन्ग टर्म सियासी हल ही है अपने अच्छा, मुल्क में भी। अब आखिर में ईरान अमेरिका पे जरा आ जाए, क्या जी देख रहे हैं आप? देखिए, मैं ये देख रहा हूं कि डेस्परेशन है दोनों तरफ, दोनों साइड्स चाहती हैं ये मामला सेट हो, खत्म हो। ट्रम्प तो यकीनन चाहता है और हम्म। वो वेट कर रहे हैं अमरीकी नए जो मुतालबात के ऊपर अमेरिका ने जो जवाब दिया है ईरान का, वो वेट कर रहे हैं। देखिए ईरान क्या कहता है। ईरान में भी इस वक्त अंदर जो है वो तकसीम है। हार्डलाइन ग्रुप जो है और जो सियासी सिविलियन हुकूमत है, उनके दरमियान मसला है। क्योंकि एक फौजी हल चाहता है, एक चाहता है कि मुज़ाकरात कामयाब हो और ये जंग बंद हो। और हम्म। इधर अमेरिका में भी ट्रम्प के ऊपर प्रेशर है। ट्रम्प को जंग बंद भी करनी है, कीमतों को नीचे लेके आना है। लेकिन साथ में उसने अपने हार्डलाइनर्स को भी दिखाना है, अपने अवाम को भी दिखाना है कि जी देखो, मैंने कुछ जीत के लाया हूँ, ट्रॉफी आपके लिए। तो ये मसला बना हुआ है। लेकिन मेरी ये इतलात है कि इसके ऊपर जो है बड़ी तेजी से काम हो रहा है। और शायद ये कुछ अभी जो टेंशन बनी थी, ये इससे आगे निकलकर मामलात एक परमानेंट सीज फायर की तरफ चले जाएंगे। देखिए, और कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। जी, थैंक यू वेरी मच रूमी साहब, हमें टाइम देने का। हम आपको तंग करते रहते हैं। थैंक यू वेरी वेलकम, वेलकम, मच। खुदा हाफिज।